नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रताप चौधरी स्वागत करता हूं आपका विजन आरएस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि लॉकडाउन के इस दौर में भी आप अपना अध्ययन सुचारू व नियमित रूप से कर पा रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स अर्थात राजस्थान राज्य संबंधी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण प्रश्न तथा समसामयिक मुद्दों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। देखते हैं आज के पहले प्रश्न के विषय में। राजस्थान में स्थित झील जो हजारों प्रवासी पक्षियों की मौत के कारण चर्चा में रही। इस प्रश्न के विकल्प हैं पुष्कर झील, पिछोला झील, सांबर झील व कोलाई झील। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सांबर झील। सांबर झील हाल ही में जो प्रवासी पक्षी है उनके मौत के कारण चर्चा में रही। इस प्रश्न के विकल्प में जो अन्य झीलें हैं पुष्कर झील, पिछोला झील, कोलाई झील। पुष्कर झील का संबंध है अजमेर जिले से, पिछोला झील उदयपुर तथा कोलाई झील बीकानेर की कोलाई तहसील में स्थित है जहां कपिल मुनि का आश्रम है। इन सभी झीलों का न केवल भौगोलिक दृष्टिकोण बल्कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी बहुत महत्वपूर्ण है। चर्चा करते हैं सांबर झील के विषय में। नवंबर 2019 में सांबर झील में बाटुलिज्म नामक बीमारी के कारण लगभग 10,000 से ज्यादा स्थानीय व प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई। बाटुलिज्म बीमारी पक्षियों व स्तनधारियों में तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, अर्थात इस बीमारी की वजह से पक्षियों का तंत्रिका तंत्र बहुत ज्यादा खराब हो जाता है तथा वो विकलांग की तरह बिहेव करने लगते हैं, अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील तथा राजस्थान की दो महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों में से एक है। राजस्थान की दूसरी महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि केवलादेव घना पक्षी विहार है जो भरतपुर में स्थित है। अर्थात राजस्थान में कितनी आर्द्र भूमि क्षेत्र है? राजस्थान में दो आर्द्र भूमि क्षेत्र है, पहला सांबर झील, दूसरा केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर में स्थित है। नवंबर से लेकर फरवरी माह के बीच में सांबर झील में उत्तरी एशिया और साइबेरिया से हजारों की तादाद में फ्लेमिंगो तथा अन्य लाइक साइबेरियन क्रेन टाइप से पक्षी आते हैं। भारत में नमक उत्पादन के लिए सांबर झील जानी जाती है। देश के कुल नमक उत्पादन में लगभग 8% योगदान सांबर झील का है। चर्चा करते हैं सांबर झील से संबंधित कुछ भौगोलिक पक्ष की। आप यहाँ पे देख पा रहे हो फ्रेंड्स, ये सांबर झील का सैटेलाइट मैप है, सैटेलाइट से किया गया मानचित्रण है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये सांबर झील समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये खारे पानी की झील राजस्थान के दो जिले नागौर व जयपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है। सांबर झील की अधिकतम लंबाई 35.5 किलोमीटर तथा अधिकतम चौड़ाई 3 से 11 किलोमीटर तक है। इस झील की अधिकतम गहराई 3 मीटर तक है। बात करें अपवाह तंत्र से संबंधित पहलुओं की तो सांबर झील में रूपनगढ़, मेंथा, खारी व खंडेला क्षेत्रीय नदियां अपना जल विसर्जित करती हैं। अगला प्रश्न है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया गया? दोस्तों, आपको पता है मीडिया अर्थात प्रेस लोकतंत्र के चौथे हिस्से के रूप में जाना जाता है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका ये लोकतंत्र के तीन महत्वपूर्ण आधार होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रेस को एक चौथे स्तंभ के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया। तो आपको इसका आंसर देना है। विकल्प है 2 मई, 3 मई, 4 मई तथा 5 मई। तो इसका सही उत्तर है हाल ही में 3 मई को विश्व प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया। विश्व प्रेस फ्रीडम डे के विषय में हम कुछ चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण पहलुओं के विषय में। विश्व प्रेस फ्रीडम डे दुनिया भर में 3 मई को मनाया जाता है। 2020 के लिए विश्व प्रेस फ्रीडम डे की थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। यूरोपियन देश नीदरलैंड, जिसे हम हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2020 के लिए मेजबान देश रहा तथा इसमें एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की। उसके बाद से 3 मई को प्रतिवर्ष विश्व प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2020 के लिए विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जा रहा है? ये दिवस भी हाल ही में मनाया गया, जिसके विकल्प हैं
4 मई, 5 मई, 6 मई और 7 मई। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, हाल ही में 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। विश्व अस्थमा दिवस के विषय में चर्चा करें तो 2020 के लिए विश्व अस्थमा दिवस जैसा बताया कि 5 मई को मनाया गया। यह दिवस हर साल मई माह के पहले मंगलवार में, ध्यान रखिएगा, मई माह के पहले मंगलवार को मनाया जाता था। लेकिन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा ने निर्णय लिया कि अब से प्रतिवर्ष यह 5 मई को ही मनाया जाएगा। अर्थात यह दिवस इस दिवस से 2020 से पहले मई माह के पहले मंगलवार को मनाया जाता था, लेकिन ग्लोबल इनिशिएटिव अस्थमा ने इसे अब से 5 मई को मनाए जाने का निर्णय लिया। इस बार विश्व अस्थमा दिवस की थीम थी इनफ अस्थमा डेथ। अस्थमा रोग के विषय में यहाँ पे संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। सांस की नलियों में जलन या सिकुड़न की स्थिति में उनमें ज्यादा बलगम आना, जिस वजह से क्या होता है, सांस लेने में कठिनाई पैदा होती है। सामान्यतः जो अस्थमा रोग है वो वृद्धावस्था में पाया जाने वाला एक सामान्य रोग है। धूम्रपान जिसका महत्वपूर्ण कारक माना गया है। प्रश्न संख्या 4, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए केंद्र व राज्य सरकार का व्यय अनुपात क्रम से कितना है? तो देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है केंद्र सरकार की, जिसमें दो पहलुओं पे इस योजना का क्रियान्वयन किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के विषय में। तो केंद्र सरकार व राज्य सरकार का यहाँ पे जो अनुपात है, व्यय का अनुपात है, वो है 60:40। अर्थात इस योजना के तहत जितना भी व्यय होगा उसमें 60% हिस्सा रहेगा वो केंद्र सरकार का और 40% हिस्सा रहेगा वो राज्य सरकार का। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस योजना को लागू किया है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के विषय में, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा वो योजना लागू की जाती है। लेकिन हमने बात की थी यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के विषय में, तो 60:40 यहाँ पे व्यय का हिस्सा रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई अटल भूजल योजना राजस्थान के कितने जिलों में प्रारंभ की गई? दोस्तों, यह योजना दिवंगत भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं वर्षगांठ पे लॉन्च की गई। जिस योजना में राजस्थान के कितने जिले शामिल किए गए? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है 16, 17, 15 और 18। तो राजस्थान के 17 जिले इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। कौन सी योजना? अटल भूजल पेय योजना। यह योजना जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, नदी विकास तथा गंगा संवहन मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। इस योजना के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अर्जित करते हैं। इस योजना का शुभारंभ 25 दिसंबर 2019 को किया गया। इस योजना से 7 जिले लाभान्वित हैं, जो राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात है। इन 7 राज्यों के 78 जिलों को चिन्हित किया गया है। इन 78 जिलों में राजस्थान के कितने जिले हैं दोस्तों? राजस्थान के 17 जिले हैं, जिनकी चर्चा हमने प्रश्न में की थी। अटल भूजल योजना के लिए आवंटित राशि 6000 करोड़ है तथा इस राशि को खर्च करने की अवधि है 5 वर्ष, अर्थात 2020-21 से लेके 2025 तक इस राशि को खर्च किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, बहुत ही महत्वाकांक्षी उद्देश्य है, इसमें क्या किया जाएगा, जो निम्न भूजल स्तर वाले क्षेत्र हैं उनको चिन्हित किया जाएगा तथा वहां पे जल स्तर को बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे तथा 2024 तक हर घर में पीने योग्य स्वच्छ जल पहुंचाना इस योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो जो 6000 करोड़ रुपए की राशि इस योजना के अंतर्गत दी जाएगी, उस योजना की राशि का 50% हिस्सा विश्व बैंक तथा 50% हिस्सा केंद्र सरकार के द्वारा, जो कि इसका हिस्सा है वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अब हम बात करें, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अटल भूजल योजना के तहत आवंटित राशि में किस वैश्विक संगठन ने अपना योगदान दिया? तो दोस्तों उसमें विकल्प हो सकते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व बैंक
एशियन डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा विश्व बैंक ने केंद्र सरकार के साथ अर्थात 50:50 की योग में उन्होंने सहायता राशि दी है। अगले प्रश्न के विषय में, प्रदेश के किन अभयारण्यों वन क्षेत्रों को इको टूरिज्म सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सरिस्का, माउंट आबू, कुंभलगढ़ व झालाना आदि क्षेत्रों को इको टूरिज्म सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। इस प्रश्न के सभी विकल्पों में कुछ महत्वपूर्ण अभयारण्य, वन क्षेत्र, रिजर्व क्षेत्र की चर्चा की गई है, जैसे सरिस्का, कुंभलगढ़, माउंट आबू, रणथंबोर, ताल छापर, केवलादेव, जो भौगोलिक व पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साइट्स हैं, जिनकी चर्चा भूगोल विषय के संबंध में यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आपसे की जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रदेश के किन जिलों को यमुना नदी का पानी सिंचाई व पेयजल हेतु दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर है प्रदेश के झुंझुनू, सीकर व चूरू। झुंझुनू, सीकर व चूरू को यमुना नदी का पानी सिंचाई व पेयजल हेतु दिया जाएगा। प्रदेश के किस राजकीय मुद्रणालय को विश्व स्तरीय अभिलेख म्यूजियम में तब्दील किया जाएगा? तो इसके विकल्प हैं जोधपुर के राजकीय मुद्रणालय को, जयपुर के राजकीय मुद्रणालय को, बीकानेर के राजकीय मुद्रणालय को तथा कोटा के राजकीय मुद्रणालय को। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बीकानेर के राजकीय मुद्रणालय को विश्व स्तरीय अभिलेख में तब्दील किया जाएगा। यहाँ पे दो शब्द हैं, एक तो है आपका मुद्रणालय, दूसरा है आपका अभिलेख। इन प्रश्नों के विषय में इन शब्दों के विषय में चर्चा करना अनिवार्य है। मुद्रणालय का अर्थात आप समझोगे प्रिंटिंग प्रेस, अर्थात जहाँ पे मुद्रा का निर्माण किया जाता था, मुद्रा छपाई की जाती थी, उसे मुद्रणालय कहते थे। अभिलेख से यहाँ पे तात्पर्य है अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाने वाली पठन सामग्री को कहते हैं। प्राचीन काल से इसका उपयोग होता आ रहा है। होता क्या था, प्राचीन समय में शासक अपने द्वारा आदेशों को उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें पढ़ सकें, समझ सकें तथा उनका पालन कर सकें। आज भी मतलब अभिलेख का उपयोग किया जा रहा है। तो प्रदेश के बीकानेर स्थित राजकीय मुद्रणालय को विश्व स्तरीय अभिलेख म्यूजियम में तब्दील कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में करवाए गए सर्वे के अनुसार राजस्थान राज्य के किन 3 जिलों को बीमारू जिलों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया? तो वो 3 जिले हैं डूंगरपुर, राजसमंद और बूंदी। डूंगरपुर, राजसमंद व बूंदी को हाल ही में किए गए सर्वे के अनुसार बीमारू जिलों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। यहाँ पे फिर एक टेक्निकल वर्ड आया है, बीमारू श्रेणी। इसका अर्थात ये मतलब होता है कि जो राज्य या जो जिला जिसमें मातृ मृत्यु दर अधिक हो, शिशु मृत्यु दर अधिक हो तथा शिक्षा का स्तर निम्न हो, उसको बीमारू राज्य की श्रेणी में या बीमारू जिले की श्रेणी में रखा जाता है। तो हाल ही में एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे के अनुसार, वो सर्वे केंद्र सरकार ने करवाया था, उस सर्वे के अनुसार राजस्थान राज्य के 3 जिले डूंगरपुर, राजसमंद व बूंदी को बीमारू जिलों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 10 के विषय में। ये एक मल्टी ऑप्शनल प्रश्न है, इसमें आपके पास में एक से ज्यादा अर्थात बहुविकल्प है। तो इस क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से आजकल समस्त प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस प्रकार के जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ी है। ये क्वेश्चन बहुत कठिन से बहुत सरल भी हो सकते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। झालावाड़ में देश का पहला जैविक खेती अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा। इसमें पॉइंट नंबर 2 है, देश का पहला सामुदायिक मदर मिल्क बैंक जयपुर में खोला गया। विकल्प 3 है इसमें, राजस्थान का पहला बोन बैंक कोटा में खोला गया। तो देखिए अपने पास में 3 विकल्प है, इन्हीं के आधार पे अपने को अपना ऑप्शन चूज करना है। तो हम बात करते हैं सही उत्तर की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1 व 3, अर्थात झालावाड़ में देश का पहला जैविक अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा, बिल्कुल सही है। देश का पहला सामुदायिक मदर मिल्क बैंक जयपुर में खोला जाएगा। दोस्तों ये विकल्प बिल्कुल गलत है, क्योंकि देश का पहला सामुदायिक मदर मिल्क बैंक भरतपुर में खोला जाएगा, न कि जयपुर में। जयपुर में
नहीं खोला जाएगा, भरतपुर में खोला जाएगा। राजस्थान का पहला बॉन्ड बैंक कोटा में खोला जाएगा, ये बिल्कुल सही है। इसलिए इस प्रश्न के जो सही उत्तर है वो है विकल्प 1 व विकल्प 3, अर्थात सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो आज के करंट अफेयर्स की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग विजन आरएस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इसी प्रकार के करंट अफेयर्स सामान्य अध्ययन से संबंधित वीडियो के लिए आज ही सब्सक्राइब करें विजन आरएस यूट्यूब चैनल। थैंक यू।